नमस्कार, मैं कपीश चौधरी आपका सैनिक स्कूल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण होता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जर्नी क्या रहती है और हमें किन परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना पड़ा और ऐसे कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं, ऐसे कौन कौन से महान पुरुष रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को एक जो है संविधान दिया, हमारे देश को एक नया कानून बना के दिया। और आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहले की परिस्थितियां कुछ अलग थी, क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि हमारे देश के ऊपर ब्रिटिश राज था। और उसके बाद अगर हम देखें 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान जो है दो हिस्सों में बंट जाते हैं और अलग दो राष्ट्र बन जाते हैं। तो भारत के सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जिनको चलते एक सभी देश के लोगों का विकास और उनको हर प्रकार की सुविधा देना जो है सरकार के लिए एक चुनौती थी। ऐसे में क्या करना, सरकार को एक चीज की जरूरत थी, हमारे देश के लिए एक नए कानून की, हमारे देश के लिए एक नए संविधान की। तो किस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे बना, तो हमारी जर्नी क्या रही है, उस चीज को जानने से पहले हम ये चीज देखेंगे कि हमारा जो संविधान है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। क्योंकि हम आज हमारा टॉपिक देखें कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है या फिर जो जर्नी है या जो यात्रा है, तो वो हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि हमारे पास जो संविधान है वो क्या है। तो संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान में हम देखते हैं कि क्या है, एक जिस प्रकार से कई नाम सुनने होंगे आपने, जो कानून है या फिर जो नियम है। अब ये जो कानून और जो नियम है या फिर जो रूल्स कह लो या लॉ कह लो, ठीक है, जो कानून और नियम इन सब का क्या है, एक प्रकार से एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या है कि इनको संजोए रखता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो इन कानूनों को और इन नियमों को संजोए रखता है। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी और हमारा जो है जर्नी क्या रही। तो सबसे पहले हम इसके थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। तो हम एक चीज देखते हैं कि हमारे जो संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो हम एक चीज देखेंगे कि 1934 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अगर मैं बात करूं कि या संविधान सभा की अगर मैं बात करूं, तो संविधान सभा की मांग की गई थी। और ये जो मांग की गई थी वो जो है किसके द्वारा की गई थी, एम एन रॉय के द्वारा 1934 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई थी। और एम एन रॉय ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की, तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1935 के अंदर, यानी कि अमन रॉय के बाद 1935 के अंदर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको जो है 1885 के अंदर गठित किया गया था, आईएनसी के द्वारा जो है एक ऑफिशियल वे में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी मांग की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे जो है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है या फिर एक मांग की जाती है, जिसको हम कहते हैं, जिसको एक सेकंड सर, 1935 में जो है आईएनसी ने जो मांग की थी कि हमारे लिए जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होनी चाहिए। तो उस मांग को जो है 1937 के अंदर जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है स्वीकार कर लिया जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसी को बाद जो है 1938 में हम देखते हैं, 1938 में जो हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक जो है वयस्क मताधिकार की मांग की गई थी, एक वयस्क मताधिकार। अब वयस्क मताधिकार की अगर हम बात करें तो इसकी मांग क्यों की गई, तो वयस्क मताधिकार में हम यही चीज देखते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि जो संविधान सभा थी। अब संविधान सभा क्या है, सवाल ये भी था कि संविधान सभा की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो संविधान को निर्माण करने के लिए कुछ एक सभा की जरूरत थी, एक कमेटी की जरूरत थी, उसी को एक असेंबली की जरूरत थी।
उसी को हम संविधान सभा कहते हैं। इसमें कई लोग शामिल थे। तो इसमें हम देखते हैं कि जब 1938 के अंदर जो है वयस्क मताधिकार की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, तो उसको 1940 में स्वीकार किया गया था और उसको 1940 के जो है अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है या फिर अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बाद अगर हम बात करें तो हमारी कुछ प्रक्रिया है, बीच में कुछ और भी आंदोलन होते हैं जो हमारे हिस्टोरिक पार्ट रहते हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है और भी कई सारे हमारे जो है इतिहास में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो इससे 1940 के बाद हम देखते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, एक वर्किंग जो है कार्यविधि शुरू हो जाती है कि हमारे संविधान, क्योंकि वैश्विक मताधिकार की मांग को जब स्वीकार कर लिया गया, जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, हमारी संविधान सभा जो थी, तो संविधान सभा ने अपनी जो है कार्य प्रक्रिया जो है शुरू कर दी थी। तो संविधान सभा ने जब कार्य प्रक्रिया शुरू की तो हमें एक चीज देखते हैं कि सबसे पहले जो है 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है। संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है और इस संविधान सभा की पहली मीटिंग में, इस संविधान सभा की जो है पहली मीटिंग के अंदर जो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद जो है 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को एक दूसरी मीटिंग होती है, संविधान सभा की दूसरी मीटिंग होती है। उसमें डॉक्टर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है और सचिदानंद सिन्हा जो है वो हमारे जो है अस्थायी अध्यक्ष जो एक तौर पर बने रहते हैं, लेकिन ये इसको जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और बीएन राव को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को और एचडी मुखर्जी को जो है उप अध्यक्ष बना दिया जाता है और बीएन राव को जो है संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार बना दिया जाता है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसका संवैधानिक सलाहकार बना दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और उस उद्देश्य प्रस्ताव को जब पेश किया जाता है तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। और 1947 को जब इसको स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसकी लगभग प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ इनके जो रिकमेंडेशन जो थी, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसकी कुछ रिकमेंडेशन थी, तो उसके आधार पर जो है ये अपनी प्रक्रिया पूरी करती है और इसी के आधार पर आगे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अगर हम की जो कुछ समितियों का या फिर कमेटीज का जो है गठन किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटीज जो थी उसकी अगर हम बात करें तो एक चीज, इससे पहले हम एक चीज और देखना चाहेंगे, जो कमेटीज थी उसके बारे में डिस्कस करें उससे पहले अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कुछ पहले जो है इलेक्शन हुए थे, यानी कि जुलाई अगस्त 1946 के अंदर इलेक्शन हुए थे। जुलाई अगस्त 1946 के अंदर कुछ इलेक्शन हुए थे और इन इलेक्शन में कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो थे, यानी कि भारत के अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे। और रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम बात करें, प्रतिनिधियों की अगर हम बात करें, तो जिस प्रकार से आज हम वर्तमान में हम जिक्र करते हैं, जो एमपी एमएलए का जो जिक्र करते हैं, एमपी एमएलए की अगर हम बात करते हैं तो उस समय की अगर हम बात करें
तो हमारे भारत के अंदर जो है 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक रिप्रेजेंटेटिव को डिसाइड किया गया था कि हमारे देश के अनेक क्षेत्रों से जो है रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया और उन रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो है 10 लाख जनसंख्या को आधार माना गया था। और आधार माना गया तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर जो है 389 जो कुछ सदस्य थे जो अन्य अन्य पार्टियों से संबंधित थे, जिसमें हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की, और अगर हम इससे भी ज्यादा बात करें तो कुछ अदर पार्टीज जो हम जिसको अन्य वर्ग में जो है इसको रखा जाता है। तो इसके बाद और ये जो 389 जो सदस्य थे तो उनमें से क्या है कि इनको जो अगर हम देखें कि धर्म के आधार पर या फिर अगर हम देखें तो हिंदू और मुस्लिम जो है धर्म में जो है इसको विभाजित किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन होने के बाद जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक निर्माण हो जाता है और वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अपना कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग का जो कार्य जो है शुरू कर देती है। लेकिन उससे पहले क्या है कि हमने जिस प्रकार से बात की थी कुछ समितियों की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ समितियों की जो बात की थी, तो उन समितियों की अगर हम बात करें तो उन समितियों में कुछ इंपॉर्टेंट समितियां थी, समितियां कई समितियां बनी थी और इन समितियों में जो सबसे ज्यादा जो समिति प्रमुख थी वो थी प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति के अंदर हम एक चीज देखते हैं कि इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माण के लिए संविधान के निर्माण की नींव रखी और उन्होंने संविधान के निर्माण के लिए हमारे अनेक देशों के संविधान को जो है का अध्ययन किया और उसको रीड किया। और उसके पश्चात हम एक चीज देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्ट जो कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी में 7 सदस्य थे, जिसके इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो हमारे रहते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो हम एक चीज और देखेंगे, इसको थोड़ा सा एक बार थोड़ा डिस्कस और कर लेते हैं, एक चीज बीच में है उसकी अगर हम बात करूं तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेकिंग प्रक्रिया जो थी, मेकिंग प्रोसेस जो था, उनकी अगर मैं बात करूं तो इसमें हम कुछ कमेटीज की बात कर लेते हैं कि इस कमेटीज ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए जो भूमिका निभाई है। तो उसकी अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कमेटी है या समितियां जो बनी थी, जो समितियां बनी थी, उन समितियों की अगर मैं बात करूं तो उन समितियों की इनका क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण हुआ है इसके अंदर इसकी क्या भूमिका रही है। तो एक चीज हम देखते हैं कि
जब कॉन्स्टिट्यूशन बना या फिर जो 15 अगस्त 1947 के अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 के अंदर भारत जो है, जिसको हम इंडिया नाम से जानते हैं, इंडिया और जो है पाकिस्तान, दो अलग जो है नेशन बन गए थे, राष्ट्र बन गए थे। तो उसके बाद भारत के अंदर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के, अनेक जो है जाति के, धर्म के कुछ लोग रहते थे, ठीक है। तो इन लोगों को जो है, इन जो हमारे जो भारत के जो सिटीजन्स जो है, जो हमारे देश के जो नागरिक है, इन नागरिकों को जो है अनेक प्रकार के जो है इनके, हम बात करेंगे आगे, हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार है, पर हमारे जो कुछ मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, और हमें अनेक प्रकार की जो सुविधाएं जो मिली है, हमारे जो देश के लिए जो कानून बने हैं, जो नियम बने हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर कई ऐसी कमेटियां बनाई गई थी जो देश के अनेक क्षेत्रों से, अनेक जो देश के जो एरिया है, जो रीजन जो है, उन रीजन से क्या कर रही है कि उन रीजन से जो उन कमेटी के जो अध्यक्ष रहे थे, जो प्रेसिडेंट रहे थे, तो वो अध्यक्ष क्या कर रहे थे, उन क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उन प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो उन प्रेसिडेंट की बात करें, जो समितियों के जो अध्यक्ष है उनकी बात करें, तो वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने क्या कर रहे थे कि अनेक रीजन्स की जो कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समस्याएं जो होती है, उनको जो है वहां पर उन समस्याओं के समाधान के लिए उन कमेटियों का गठन किया गया था। जिस प्रकार से आज जो पहले भी मैंने डिस्कस किया था, जो रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम बात करें, जो एमपी एमएलए जो होते हैं, वो क्या करते हैं आज वर्तमान में जो पार्लियामेंट में है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो होती है, उसके अंदर अपने रीजन्स की जो कुछ डिमांड होती है या फिर अपने रीजन्स की कुछ समस्याएं जो होती हैं, उनको क्या करते हैं, पार्लियामेंट के जो है समक्ष रखते हैं। तो इसी प्रकार कुछ कमेटियां थी, वो भी क्या कर रही थी, अनेक क्षेत्र से जो है, जो अपने जो अनेक प्रकार के, जो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो यूनियन पावर कमेटी की अगर हम बात करें, कुछ मेजर कमेटी है, यूनियन पावर जो कमेटी है, यानी कि यूनियन पावर कमेटी की अगर हम बात करें तो यूनियन पावर कमेटी की जो प्रेसिडेंट जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। उन जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे, जवाहरलाल जो है नेहरू थे। इसी प्रकार से हम दूसरी कमेटीज की अगर हम बात करें तो स्टेट पावर कमेटी जो थी, या फिर जो दूसरे अगर हम बात करें कुछ फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो मौलिक अधिकार है, या फिर जो माइनॉरिटीज के लिए जो कुछ कमेटीज बनी हुई थी, जिनके अध्यक्ष भी जो है, इस प्रकार से कई मेजर्स कमेटी थी जो क्या कर रही थी, देश के अनेक रीजन्स की जो है जो समस्याएं जो थी उनको रिप्रेजेंट कर रही थी, उनके समक्ष क्या कर रही थी, अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष अपना जो मत होता है, जो या फिर उनकी वहां के जो उनकी जो समाधान, ये जो समस्याएं जो थी उनका समाधान कर रही थी। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि आगे कुछ कमेटियां जो बनी थी और उसके पश्चात जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है निर्माण हो जाता है। और आगे जो हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कैसे बना था, ये कुछ प्रक्रिया हमने जो है इन शॉर्ट हमने देखी है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन अब कैसे बना, क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसकी अगर हम डिस्कस करें तो हम एक चीज देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स क्या है। तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो एक चीज देखिए कि जब भारत आजाद हुआ और आजाद होने के बाद भारत जो है अनेक क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसमें कुछ देसी रियासतें थी, कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो उनका जो हमारे लिए अलग से चैप्टर रहेगा। और इससे पहले अगर हम बात करें तो एक चीज हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो संविधान का जो निर्माण हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने हमारे देश के निर्माण के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए जो है अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था तो उस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फीचर्स क्या रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान की विशेषताएं क्या है, कि किस प्रकार का हमारा जो है देश का संविधान
किस प्रकार का है उसकी अगर हम बात करें तो हमारे देश के अनेक विशेषताएं हैं, जिसके अंदर इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा संविधान क्या है। एक चीज आपको बताएं कि हमारा जो क्षेत्र है, इंडिया का जो क्षेत्र है, इसमें हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब आजाद हुआ तो अनेक क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसमें कुछ ब्रिटिश रीजन्स थे और ब्रिटिश रीजन या जो हम कहते हैं ब्रिटिश स्टेट थे, और कुछ देसी रियासतें थी। तो उनमें हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से रीऑर्गेनाइज किया गया था इन स्टेट्स को, हमारा अलग टॉपिक है। लेकिन हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, हमारी जो प्रोसेस हुई है, तो वो क्या थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसकी फीचर्स क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या जो है किन किन चीजों को शामिल किया है, हमारे सोर्सेज क्या क्या रहे हैं। तो इसके हम देखते हैं कि पहली विशेषता की अगर हम बात करें, पहली फीचर्स की अगर हम बात करें, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा और जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है। हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सबसे लंबा और लिखित संविधान है या फिर एक दस्तावेज है। और ये लंबा और सबसे लंबा होने का रीजन यही है कि हमारे देश जो है, हम जिस प्रकार से देखते हैं कि हमारा देश जो है अनेक विविधताओं वाला देश है, हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। उन सभी के लिए जो है इतने बड़े एक नेशन के लिए जो है एक संविधान का, एक नियम का, एक कानून का निर्माण करना, तो हमारे इसके लिए जो है हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इसके अनेक देशों से जो है इसको हमने जो है अडॉप्ट किया है, कुछ ऐसे फीचर्स है जो हमने अनेक देशों से अडॉप्ट किया है। तो हम देखते हैं कि अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें, हम जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मूल संविधान जिसको कहते हैं, उन मूल संविधान की बात करें तो हम एक चीज देखते हैं, रिटन तो ये है ही, और लॉन्गेस्ट की बात करें तो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हम एक चीज देखेंगे कि आर्टिकल्स की बात करते हैं, हम पार्ट की बात करते हैं, और कुछ हमारे शेड्यूल जो थे, तो कुछ शेड्यूल की भी बात करते हैं, कुछ शेड्यूल्स की भी बात करते हैं। तो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 395 हमारे जो है जो मूल संविधान में था उसमें 395 आर्टिकल्स थे। और पार्ट की बात करें तो हमारे जो है 22 पार्ट थे। और हम शेड्यूल की बात करें तो हमारा जो मूल संविधान था उसके अंदर हमारी 8 शेड्यूल थी। तो ये सब अगर इन सबको अगर हम देखें तो ये जो हमारा जो देश का जो संविधान है, जो भारत का या इंडिया का जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है। तो आगे हम दूसरी फीचर्स की अगर हम बात करें तो दूसरी फीचर्स हम देखते हैं कि हमारा संविधान कैसा है। तो एक चीज हम देखते हैं कि अब ये जो हम एक पूरी सीरीज में हम नहीं करेंगे, आगे पीछे इसकी फीचर्स कर सकते हैं। तो वो चीज अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में क्या है कि कोई भी एक सिटीजन है तो उसकी जो है हमारी जो सिटीजनशिप जो है वो एक है, यानी कि सिंगल है। हमारी सिटीजनशिप क्या है, सिंगल है। अब ये नहीं है कि ये जो है व्यक्ति ये हमारा ये इंडिया का भी है और किसी अदर स्टेट का भी है, जो इंडिया का ही स्टेट है, ऐसा प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बल्कि ऐसा प्रोविजंस जो है हमारे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस है। वहां पर जो है हम कहते हैं कि दोहरी नागरिकता वहां पर हमें पाई जाती है। और लेकिन हमारे भारत के अंदर हम बात करें तो भारत के अंदर हमें सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता ही मिलती है। तो ये हमारी फीचर्स है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का जो है प्रोविजंस किया गया है। इसी के साथ अगर हम अगले नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी या फिर हम कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका अगर हम इसके जिक्र करें तो एक चीज हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है। न्यायपालिका जो है किसी भी प्रकार से
किसी राजनीतिक दबाव, किसी सामाजिक दबाव या किसी आर्थिक दबाव में कार्य नहीं करती। लेकिन हम इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है, तो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है इस शेप में मिलती है, इस स्टेज में मिलती है, जिसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे हाईएस्ट पे देखें तो हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। और इसमें इसके बाद में ये जो है हमारे इंडिया सेंट्रल लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ हाई कोर्ट्स है जो स्टेट्स लेवल पे है, जो राज्य स्तर पर है। और तीसरी अगर हम बात करें जिसको हम एडिशनल कोर्ट भी कहा जाता है, या फिर हम जिसको कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जा सकता है, जो एक जिला स्तर पर होती है, जिला स्तर पर होती है। इसके अलावा यानी कि हमारी जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि हमारी न्यायपालिका के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव नहीं है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये हमारी जो है सर्वोच्च है, यानी कि हमारी जो है जुडिशरी क्या है, सर्वोच्च है। नेक्स्ट हम देखते हैं थैंक यू। तो हम एक चीज देखते हैं आगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है,